मैं वीरेंद्र सर आप सभी का शुभ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्पेशल फॉर टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, इसके पहले जो पहला प्रैक्टिस था उसमें हम 15 क्वेश्चन लिए थे, 15 क्वेश्चन थे। आज हम 15 के आगे बात करेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन को लेकर आती है तो आप जब भी वीडियो वॉच करें उस टाइम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बता देंगे। और क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आया या नहीं समझ में आया, या और ही बेहतर होने चाहिए या पर्याप्त है, ज़रूर 2 लाइन लिखकर आप बताया करिए। ठीक है साथियों, और आप समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना तो आपका काम है, शेयर ज़रूर करें अपने साथियों को, उनके साथ साझा करिए, तभी कंपटीशन में मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो है आपके सामने। बताइए, 15 हो गया था, 16 क्वेश्चन की बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है? तो बजटन जो होता है इससे तो पूर्वानुमान लगाया जाए। बजट हमेशा पूर्वानुमान के आधार पर ही बनाया जाता है। ठीक है, फोरकास्टिंग के आधार पर ही बनाया जाता है, तो ये तो है तकनीकी। वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, तो वित्तीय विवरण जो प्रस्तुत किए जाते हैं इससे कोई पूर्व अनुमान नहीं लगाने की बात की जाती है। ठीक है, मानक लागत मानकों का निर्धारण। देखो, जब आप स्टैंडर्ड बना लेते हैं इससे मालूम होता है आगे हम एक्चुअल क्या रखें जिससे कि हमारे व्यापार की जो स्थिति है वो अनुकूल दिशा में हो। ठीक है, प्रॉफिट प्लानिंग मतलब लाभ नियोजन, ये तो नियोजन का मतलब ही होता है पूर्वानुमान, यानी कि इसका जो राइट आंसर दिख रहा है साथियों वो बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है कि व्यावसायिक पूर्व अनुमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, है ना? तो कह रहा है अल्प विस्तार पूर्वानुमान दीर्घ विस्तार पूर्वानुमान से कम सही होते हैं। ऐसा है कुछ? ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है, खैर देखते हैं। अगला है काल श्रेणी पूर्वानुमान के अंतर्गत अनुभवों से प्राप्त समकों का विश्लेषण किया जाता है। बिल्कुल सही है, जो टाइम सीरीज होती है इससे पूर्वानुमान लगाया जाता है और पूर्वानुमान के आधार पर ही अपने अनुभव से क्या करते हैं, प्राप्त समकों का हम विश्लेषण कर सकते हैं। ये तो आपका सही है। सी पॉइंट कर रहा निर्देशांक पूर्वानुमान की विधियों में से एक है। बिल्कुल सही है, इंडेक्स जो होता है पूर्वानुमान की जितनी विधि उसमें से एक माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। व्यावसायिक पूर्वानुमान की न्यूनतम वर्ग रीति को सर्वोपरि रेखा उपयुक्त रेखा कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। यानी कि जो ए ऑप्शन है ये इसका कोई मतलब नहीं दिख रहा है कि अल्प विस्तार पूर्वानुमान दीर्घ पूर्वानुमान कम सही होते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्प ज़्यादा सही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18 पर आएंगे। 18 बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए, तो प्रश्न ये है कि टेलर के क्रियात्मक संगठन में टोली नायक, आपको मैंने 4 बताया था, कुल 8 होते हैं ना, लेकिन जो फैक्ट्री नियोजन के लिए होता है, फैक्ट्री कारखाना नियोजन के लिए होता है, उसमें टोली नायक होता है, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, है ना, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, और कौन होता है आप लोग बताइए, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है टोली नायक का क्या काम होता है? कार्य की गुणवत्ता की जांच करना, बिल्कुल गलत है। आदेश और निर्देश जारी करना, बिल्कुल गलत है। उपकरण और मशीन तैयार करवाता है ना, ये उपकरण और मशीन को कार्य करने योग्य तैयार करवाता है। और रिपेयर ये देखता है कि सही मतलब मशीन सही दिशा में कार्य कर रही है या नहीं। ठीक है, और स्पीड जो बॉस होता है वो गति देखता रहता है, यानी कि सही दिशा से सही गति से कार्य हो रहा है या नहीं, और इंस्पेक्टर उसकी जांच करता है। ठीक है,
तो राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान में रखते हुए एक सही विकल्प को बताइए। क्या है वाक्य? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार प्रथम चरण में जन्म दर निम्न होती है किंतु मृत्यु दर ऊंची होती है। ऐसा नहीं है। उनके मध्य अंतर अधिक होता, ऐसा नहीं है। दोनों कथन गलत है। ठीक है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार प्रथम चरण में जन्म दर निम्न हो, मृत्यु दर ऊंची हो, ऐसा सही नहीं है। ठीक है, और अंतर अधिक नहीं होता है। ठीक है, ये भी गलत है। यानी कि राइट आंसर ना तो ए और ना ही बी। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए आप लोग। 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है कि किसी अंश के निर्गमन मूल्य पर अंकित मूल्य का अधिक कहलाता है। यानी कि निर्गमन मूल्य पर अंकित मूल्य अगर निर्गमन मूल्य मान लो 10 रुपया है तो अंकित मूल्य इससे अधिक होगा, मान लो 12 रुपया है। अब 12 रुपये का आप 10 रुपये पे इशू करेंगे तो ये लाभ होगा, बट्टा होगा, हानि होगी या प्रीमियम होगा? आप खुद बताइए। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशूज प्राइस। तो इशूज प्राइस मैंने कितना रखा? 10 और फेस वैल्यू कितना रख दिया? 12। 12 रुपये का शेयर है, आप 10 रुपये कर रहे हैं, इसका मतलब डिस्काउंट है। राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 20 देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई कर सकती है। आपको पता है अगर बढ़ावा देना है तो इस देखो जो फ्लो होता है, फ्लो मतलब तरलता, मुद्रा मार्केट में कितना आ रही कितना जा रही है, इसको फ्लो अप कहते हैं। तो अगर मुद्रा ज़्यादा है तो तरलता है, मुद्रा कम है तो तरलता में कमी है। तो इसमें निवेश को बढ़ावा देना यानी कि तरलता को बढ़ावा देने का मतलब है अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा व्यवसाय वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मार्केट में पैसा ज़्यादा कब होगा? CRR में कमी। अब आप लोग सोचें सर CRR क्या होता है? CRR कैश रिजर्व रेशियो होता है। जो कॉमर्शियल बैंक क्या करती हैं, अपने RBI को अपनी NDTL का जितना जमा राशि होता है उसका एक निश्चित भाग RBI को दे देती है। RBI जैसे मान लो RBI सपोज दैट 4% मांग रहा है, अगर यही परसेंट 3 कर दे तो 1% जो है 1% क्या होगा? 1% कॉमर्शियल बैंक ग्राहकों पर या जनता पर लगा देगी, लोन दे देगी, तो उनका निवेश क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यानी कि CRR में कटौती सही आंसर दिख रहा है। बढ़ोतरी तो बिल्कुल गलत है। खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय, अच्छा अगर प्रतिभूतियाँ आप बेच देंगे तो पैसों बाजार से RBI अपने पास मंगा लेगी, तो इससे निवेश को बढ़ावा नहीं मिलेगा। बैंक दर में अगर वृद्धि कर देंगे तो लोग लोन कम ले पाएंगे, इससे जो है बढ़ावा नहीं हो पाया, मतलब तरलता में कमी आएगी। तरलता में वृद्धि केवल CRR में कटौती करने से है। राइट। नेक्स्ट 22 देखिए। 22 कह रहा सिडबी का मुख्यालय, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1990 में। ठीक है, इसका स्थापना लखनऊ में है। कहाँ पर है मुख्यालय? लखनऊ में है। ठीक है, राइट आंसर लखनऊ होगा। स्थापना कब हुआ था? सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिडबी SIDBI इसको बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा किस बैंक को 23 देखिएगा, किस बैंक को निर्गमन बैंक कहा जाता है? तो नोटों का निर्गमन कौन करती है भाई? जाहिर सी बात है RBI करती है। कौन करती है? RBI करती है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कब हुई थी? 1935 में, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में हुआ है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, इनको जानते रहिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 2 अक्टूबर, क्या कह रहा है? 2 अक्टूबर 1975 को किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो 1975 अगर आपको पता है तो 2 अक्टूबर भी पता होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, IDBI, IFCI और SBI। तो आपको पता IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी, IFCI की 1948 में हुई थी और SBI की
1955 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी दोस्त? 1955 में हुई थी। ठीक, तो इसका मतलब बचा क्या? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 की हुई थी। नेक्स्ट 25 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिम्हन समिति ने बैंक में दोहरी नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त करने की अनुशंसा की। बिल्कुल सही है, नरसिम्हन समिति आई तो बैंक में जो दोहरी नियंत्रण व्यवस्था की उसको समाप्त करने की बात कही गई है। और इस समिति ने बेसल मापदंडों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैश रिक्वायरमेंट रेशियो बोलते हैं इसको, ठीक है, के निर्धारण की अनुशंसा की। मापदंड के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात को निर्धारण की अनुशंसा की है कि ए और आर दोनों सही है। तो ए आर दोनों सही है और इसका सही समिति ही इसकी व्याख्या कर रहा है, यानी कि ए आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर ए मिल गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा इसको आप लोग लगाइएगा। कह रहा ज्ञात है क्या क्या है? समता अंश पूंजी 3 लाख है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी 2 लाख है, संचय अधिक 1 लाख है, ऋणपत्र 4 लाख है, कुल संपत्ति 10 लाख है। कैपिटल गियरिंग रेशियो बताना है। तो कैपिटल गियरिंग जो रेशियो होता है बराबर क्या होता है? आपको पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 3 लाख। 3 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, अपॉन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस अदर लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख। 2 लाख प्लस डिवेंचर कितना है? 4 लाख। 4 लाख तो 3 1 4 ये हो जाएगा 4 लाख अपॉन 4 2 6 लाख। तो 4 लाख को 6 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0.666 करके आएगा। तो 0.66 करके आएगा तो 0.66 यही होगा, 0.67:1। क्या होगा आंसर? 0.67:1। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। कह रहा है अधिकार प्रतिनिधान करते समय वरिष्ठ प्रदान करता है। तो वरिष्ठ क्या प्रदान करता है भाई? केवल अधिकार तो नहीं देता है, अगर अधिकार जा रहा तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है। ठीक है, तो अधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। अधिकार उत्तरदायित्व, उत्तर देता नहीं, उत्तर देता, जवाबदेही खुद नहीं बनता जिसको अधिकार दिया था, बल्कि उसका उत्तरदायित्व होता है। जवाब देता तो जो अधिकार को ट्रांसफ़र करता है वह व्यक्ति बनता है। ठीक है, यानी वरिष्ठ खुद मतलब अकाउंटेबिलिटी बनता है, बाकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जिसको अधिकार दिए जाते हैं उसके पास चले जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 28 पर आइए। उत्पादन, देखो मैं हमेशा बेस लेकर दोनों चल रहा हूँ, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी मैं दोनों लेकर चल रहा हूँ कि आपको दोनों की जानकारी हो, दोनों के बेस पर प्रश्न आपको मिले, जिससे कि कोई समस्या ना हो। स्पेशल फॉर कॉमर्स के लिए है। अगर सेशन आपको वाकई में समझ में आ रहा है दोस्त, तो आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, जिससे कि इससे भी बेहतर आगे आपको सेशन मिलते रहें। ठीक, तो चलिए देखते हैं उत्पादन लागत होती है। उत्पादन लागत का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले कौन सी कॉस्ट होती है? फैक्ट्री कॉस्ट। तो ज़रा देखो फैक्ट्री कॉस्ट कहीं दिख रही है? तो ये मूल लागत छोड़ दीजिए, ये फैक्ट्री कॉस्ट दिख रही है, ये भी छोड़िए, ये भी छोड़िए, मतलब राइट आंसर क्या मिल रहा है? बी, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्रशासनिक ओवरहेड, मतलब ऑफिस ओवरहेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जब फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट मिलती है। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है साथी? मंदी के बाद क्या आता है? तो मैंने आपको बताया था एक ट्रेड साइकिल। तो सबसे पहले क्या होता है? वृद्धि होती है, उसके बाद वृद्धि के मतलब विस्तार होता है, उसके बाद अवनति आती है ना,
उसके बाद मंदी आता है, मंदी के बाद अवनति, अवनति का मतलब होता है डिप्रेशन, उसके बाद पुनरुत्थान, फिर बीच में स्थिरता। तो यानी कि अगर हम समृद्धि की बात करें तो गलत है, पुनरुत्थान गलत है, स्थिरता गलत है। तो सही क्या है? अवनति। मंदी के बाद क्या होता है? डिप्रेशन आता है, अवनति आती है। ठीक है, ये मंदी जब लगातार 6 महीने या 1 साल भर बनी रहती है तो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है बाजार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 30 देखिए। 30 कह रहा है अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जाता है कहलाता है। तो कंपनी के समापन पर पूंजी का वह भाग जिसे मांगा जाता है, अधिकृत पूंजी तो बिल्कुल गलत है, निर्गमित पूंजी बिल्कुल गलत है, प्रार्थिक पूंजी बिल्कुल गलत है। तो क्या है वो? रिजर्व कैपिटल, यानी कि संचित पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिसे हम कह सकते हैं अयाचित पूंजी होती है, उसी का भाग होता है जो मांगा नहीं गया होता है, ये कंपनी के समापन के बाद मांगा जाता है। इस पर प्रश्न पूछा गया है, होशियार रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखो। हमेशा मैं बता रहा हूँ आपके लिए टीजीटी और पीजीटी दोनों के बेस पर प्रश्न बने हुए हैं, दोनों सिलेबस से मिल रहे हैं, इसलिए दोनों भी बच्चे देखेंगे। और जहाँ पर प्रॉब्लम आए सर इसको ज़रा देखिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के साथ सबसे ज़रूरी समस्या क्या थी? तो सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत ख़राब प्रदर्शन तो नहीं था, तो सबसे ज़रूरी समस्या नहीं थी। विदेशी मुद्रा संकट ऐसा नहीं है, निजी क्षेत्र पर नहीं बल्कि निजी क्षेत्र पर बढ़ावा दिया गया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और क्या लाया गया? बोलिए, एलपीजी ना, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण मुद्रा, विदेशी मुद्रा संकट को दूर किया गया, निजीकरण तो नियंत्रण हो नहीं सकता है, खराब प्रदर्शन भी नहीं था, तो लेकिन जो करों की दर थी वो उचित कर दर लगाया गया, ये जैसे वृद्धि थी, कर ज़्यादा वसूल किया जाता था। ठीक है, तो ये आपकी मेन समस्या थी। तो ऑप्शन नंबर बी। 32 पे देखिए। 32 कह रहा परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करने के लिए निम्न में से किस मद को घटाया जाएगा? तो घटाया जाएगा, अब आपको समझना, जब आप पढ़े होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल है। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी होती हैं। कौन कौन से? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहा है जिसमें जितने भी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी शामिल होती हैं। तो करंट एसेट्स में अगर ऐसे करंट जो एसेट्स होती है, अब इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर ये प्लस हो रही हैं तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर ये माइनस हो रही हैं तो प्लस करेंगे। ठीक है, और करंट जो लायबिलिटी है अगर ये प्लस हो रही है तो प्लस करेंगे, माइनस हो रही है तो माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात ना? तो ज़रा देखिएगा, स्टॉक में वृद्धि, स्टॉक करंट एसेट्स है, मैंने बताया करंट एसेट्स अगर वृद्धि हो रही है, प्लस हो रहा है तो इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर घटाने की बात की गई ना, तो मिल गया आंसर क्या? ए। यानी कि जब करंट एसेट्स में वृद्धि हो रही है तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। ठीक, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। 33 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये है निर्णयन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एक मिनट, यहाँ पर क्रय होना चाहिए, यहाँ पर क्रय निर्णय, ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्रय निर्णय प्रक्रिया प्रारंभ होती है, मतलब किसी वस्तु को अगर आप क्रय करना चाहते हैं तो उसका आरंभ किससे होता है? आवश्यकता की पहचान से, विकल्पों के मूल्यांकन से, सूचनाओं की खोज से, और 2 और 3 मतलब गलत है। तो आवश्यकता के भले भाई पहले आप देखिए आपके लिए क्या आवश्यक है, क्या चीज़, कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, उस आधार पर उसकी सूचनाओं की खोज करेंगे। और फिर जब खोज करने से कई विकल्प मिलेंगे तो उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद परचेज करें, उसके बाद जो है आप मूल्यांकन करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। इसके बाद क्या आता है? निर्णय आता है। और उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, फिर आप परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ए। 34 देखिए कितने अच्छे प्रश्न आपके बीच में लाया हूँ। विचरण गुणांक निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत या व्यंजक है? तो जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है
तो अच्छा, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या होता है? सिग्मा बट एक्स बार अपॉन सिग्मा होता है ना। तो कह रहा है किसका प्रतिशत, प्रतिशत सिग्मा का निकाला जाता है। सिग्मा यहाँ पर क्या है? सिग्मा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है ना, मानक विचलन। ठीक, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, ऐसा नहीं कहेंगे सर यहाँ से प्रश्न नहीं शामिल है, मैं प्रश्न हर जगह से शामिल कर रहा हूँ, इसलिए जिला, अगर कोई सजेशन आपको देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है, बेहिचक। जिला आयोग का क्षेत्रीय वित्तीय क्षेत्राधिकार होता है। तो जो 2019 का जो रिवाइज हुआ है उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, इसमें नया से वो आ गया है कि राष्ट्रीय और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, तो जिला में 50,000 तक है। कितना तक है? 50 लाख तक है। और इसमें 50 लाख से 2 करोड़ तक है। और 2 करोड़ से ऊपर की बात अगर किया जाए तो वो राष्ट्रीय आयोग में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा, जिला आयोग की बात करा तो 50 लाख तक, लेकिन 50 लाख तक इसका राइट आंसर होगा। अगर यही पूछा होता राष्ट्रीय आयोग, तो राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से एबव इसकी बात कहते, 2 करोड़ से एबव की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक फर्म में ABC 3 साझेदार हैं, 3000 प्रतिमाह के प्रारंभ में आहरण किए। वर्ष के अंत में ए के आहरण पर 4 किया जाने वाला ब्याज कितना होगा यदि 12% वार्षिक ब्याज दर हो। तो ध्यान देना है, पहले ये समझिए कि जो 3000 प्रतिमाह आहरण किया जा रहा है, ये 3000 प्रतिमाह, ये प्रतिमाह मतलब 12 तिहाई 36,000 हो जाएगा, है ना। उसके बाद इनटू कितना परसेंट, 12% हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज पीरियड से। तो प्रतिमाह माह के प्रारंभ की बात कर रहा है, तो एवरेज पीरियड क्या होगा, 6.5/12 होगा। अगर प्रारंभ है तो 6.5, मध्य है तो 6% और लास्ट है तो 5.5%, ठीक है। अभी 36,000 गुणे 12/100 इंटू 6.5/12 को सॉल्व करेंगे साथियों, तो आपको मैं बता दूं आंसर क्या मिलेगा, डी इसका सही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, सॉल्व कर लीजिएगा आप। 37 है, मूल्य ह्रास की किस विधि में संपत्ति शून्य तक अपलिखित नहीं होती है। तो समान में तो हो जाती है, वार्षिक में हो जाती है, पुनर्मूल्यांकन करेंगे तब भी हो जाएगी। लेकिन जो ए ऑप्शन है, घटती हुई शेष विधि में कभी भी शून्य तक अपलिखित नहीं होती, इसमें शून्य होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो समझ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण करती है। देख रहे हैं ना कितना अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बीच आए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बिल्कुल गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति का निर्माण करती है, तो ये भी गलत हो गया। भारत का वित्त मंत्रालय बिल्कुल सही है। भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है यही राजकोषीय नीति का निर्माण करती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 39, स्वीकृत की परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की किस धारा में दिया गया है। तो नोट कर लेना, जो स्वीकृत है, एक्सेप्टेंस है, वो धारा 2B में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 2B, ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है, तो राष्ट्रीय आय में लगान भी सम्मिलित होता है, मजदूरी भी सम्मिलित होती है, लाभ भी शामिल होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, कह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंजों की वर्तमान संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए स्टॉक एक्सचेंज वर्तमान में कितने हैं। 24, 23, 30, 50, तो कितने हैं साथियों, 23 हैं। 23 में 2 ऐसे हैं जो NSE और BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी और नेशनल की 1992 में हुई थी। ये बॉम्बे जो था ये 30 बैंकों का एक 30 कंपनियों का समूह था जिसको हम सेंसस बोलते हैं, और NSE जो थी उसमें 50 बैंकों जिसमें निफ्टी का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो कितने हैं, 23 हैं। क्लियर।
बाकी वैस रीजनल हैं, 21 रीजनल हैं। ठीक, नेक्स्ट नव निर्गमन बाजार, देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नव निर्गमन बाजार कहा जाता है, सही सही बताएं, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्न को जरूर देखिए। अगर आपकी टीजीटी और पीजीटी करेक्ट करना है तो अभी जब नवंबर स्टार्टिंग या लास्ट में एग्ज़ाम होगा, आई होप ऐसे लगातार बने रहेंगे तो कम से कम 1000 क्वेश्चन का टारगेट है, कम से कम 1000 क्वेश्चन हम लोग पहुंचाएंगे पर डे सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो पर डे अगर 50, 30, 40 क्वेश्चन करेंगे, 20, 30 क्वेश्चन, तो ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नव निर्गमन बाजार कहा जाता है असंगठित पूंजी बाजार को, बीएससी लिमिटेड को, प्राथमिक पूंजी बाजार को। तो जो नव निर्गमन बाजार होता है प्राथमिक, देखो पूंजी बाजार जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, यानी जो सरकार होती है वो अपने दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन करके पूंजी का निर्माण करती है। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार बताए गए, एक संगठित मतलब एक प्राथमिक पूंजी बाजार, एक द्वितीयक पूंजी बाजार। तो प्राथमिक पूंजी बाजार वह बाजार होता है जिसमें प्रतिभूतियाँ सबसे पहले प्रथम बार निर्गमित की जाती हैं। तो प्रथम बार इसका मतलब नवीन होगा तो वही होगा नव निर्गमन। राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक, नेक्स्ट, भारत में खजाना बिल जारी किए जाते हैं, बहुत बढ़िया, 14 दिन के, 90 दिन, 91 दिन के, 364 दिन के। तो खजाना जो बिल होता है तीनों प्रकार के निर्गमित होते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज एक देश की समृद्धि का मापक यंत्र एवं आर्थिक प्रगति का द्योतक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। राइट आंसर ए और बी दोनों। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के विषय में बताइएगा, पढ़िएगा। अभी मैं इस पर कुछ थियरीज, अगर आप लोग की डिमांड होगी, कुछ थियरीज भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट, लेकिन हाँ अगर आप ऐसे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ई वेंचर्स, इलेक्ट्रॉनिक वेंचर्स होता है उपक्रम पूंजीपति, उद्भवकर्ता। तो जो वेंचर्स होते हैं ऐसे कह सकते हो ये साहसी होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को क्या कहा जाता है? उद्भवकर्ता कहा जाता है, जो किसी भी संस्था का उद्भव करते हैं। ठीक है, प्रमोटर होते हैं कह दीजिए। 46 देखिए, अपवाद द्वारा प्रबंध, मतलब MBE, एक होता है MBO, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के निम्नलिखित संगठक हैं, इनका सही तर्क संगत क्रम क्या होना चाहिए? तो सही तर्क संगत जो क्रम है, जिसे मापन है, अवलोकन है, प्रक्षेपण है, तुलना है, चयन है, निर्णय है। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम किसी चीज़ की क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसको हम प्रक्षेपण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, उसके बाद तुलना तो हो गई, चयन करेंगे कौन सा आपके लिए उपयोगी है, कौन सा आपके लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद आप उसकी तुलना करेंगे और फाइनली जाके लास्ट में निर्णय लेंगे। यानी 1, 3, 5, 1, 3, 5, 2, 4, 6, यानी राइट आंसर क्या आया? कूट इसमें क्या सही होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभिप्रेरणा की क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा की स्वास्थ्य विचारधारा का प्रतिपादन किसे? तो हाइजीन सिस्टम किसने दिया था? तो माइकल जे जूसियस, हर्जबर्ग, स्टैनली वेंस, मैस्लो। तो हर्जबर्ग किसने दिया था? हर्जबर्ग ने दिया था। राइट आंसर डी होगा। 48 देखिएगा, एक सेकंड, चलिए 48, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत यह मानता है कि औसत मानव की जिम्मेदारी से बचता है, औसतन मानव अपनी जिम्मेदारी से बचता है तथा उससे उसके वरिष्ठ द्वारा नियंत्रण और निर्देशित करने की आवश्यकता होती है? मतलब ये निगेटिविटी को दर्शा रहा है। हम लोग औसतन ये चाहते हैं भैया जिम्मेदारी बहुत कम हो मेरे पास, मैं जिम्मेदारी से मुक्त रहूँ, लेकिन जो हमारे माँ बाप होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो हमको कंट्रोल करते हैं और जिम्मेदारी को फॉलो करने के लिए निर्देश देते हैं। तो हम आखिर बच रहे हैं, इसके अंदर हमारे अंदर निगेटिविटी है। तो निगेटिविटी जो है
वो किसको दर्शाता है? यक्स के सिद्धांत को दर्शाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यक्स वाई का सिद्धांत किसने दिया है, यक्स वाई का सिद्धांत किसने दिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट 49 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका संबंध व्यक्तियों से न होकर परिणाम से होता है? तो परिणाम से संबंध नियोजन, संगठन, नियंत्रण और प्रेरणा। वाकई में अगर बारीकी कॉन्सेप्चुअल ना पढ़े होंगे इसको आप गलत जरूर करेंगे, 101% मैं बता रहा हूँ, गलत जरूर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा दोस्त? सी होगा। नियंत्रण परिणाम से संबंध होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है 50। नियंत्रण प्रक्रिया में कुल कितने तत्व होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो नियंत्रण प्रक्रिया में जो तत्व होते हैं 4 होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? मानक निर्धारण होता है ना। सबसे पहले मानक निर्धारित किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तो डिसीजन लिया जाता है, फॉलो किया जाता है ना। तो इसके कितने तत्व हो गए? 4। इसके मेन कितने फैक्टर हो गए? 4। तो आई होप आप सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप सबको पूरा समझ में भी आया होगा। तो आप अपना शुभ क्लासेस परिवार को बिल्कुल ना भूलें और डेली आपको ये क्यूज जो दे रहे हैं मिलती रहेगी प्रैक्टिस। आज प्रैक्टिस नंबर 2 था, कल हम लोग मिलेंगे 3rd के साथ। और आपको अगर समझ में आया है साथियों तो लाइक करके बिल्कुल जाइएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो आपको काम है, क्योंकि आगे अगर तैयारी करना है तो। बाकी शेयर तो बिल्कुल करना ना भूलें, शेयर कर देंगे तो और भी साथी लोग जुड़ जाएंगे। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, फुल सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।